परमार एसएससी फैटमैन बुक भूगोल के आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी और मिट्टी एवं कृषि के बारे में। मिट्टी, मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण, कृषि क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिट्टी एवं कृषि। तो ये है मिट्टी और कृषि। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी या मिट्टी विज्ञान कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी या मिट्टी विज्ञान कहा जाता है। मिट्टी एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। जैसे मूल सामग्री के रूप में बात करें तो यह मिट्टी के रंग, बनावट, खनिज सामग्री और पारगम्यता को निर्धारित करती है। मिट्टी के निर्माण को जलवायु भी प्रभावित करती है। तापमान और वर्षा अपक्षय की गति और ह्यूमस के निर्माण को प्रभावित करती है। तापमान और वर्षा जो है वो अपक्षय की गति और ह्यूमस के निर्माण को प्रभावित करती है। समय, यह मिट्टी के परतों की मोटाई निर्धारित करती है। स्थलाकृति, यह मिट्टी के संचय और कटाव को प्रभावित करती है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICAR संस्थान ने भारतीय मिट्टी को 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। मिट्टी के निर्माण, रंग, मोटाई, बनावट, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के लिए जिम्मेदार कारकों के आधार पर मिट्टी को कुछ प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। भारत में मिट्टी के प्रकार। भारत में मिट्टी के प्रकार की बात करें तो ये लगभग 8 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली या पीट मिट्टी, खारा या क्षारीय मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी जो है वो 40% पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बाद भारत में लाल मिट्टी 18% पाई जाती है। काली मिट्टी 15% पाई जाती है और लैटेराइट मिट्टी जो है वो 4.3% पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल के बारे में। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे व्यापक रूप से फैली हुई मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी जो है वो प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों के जमाव के कारण बनी है। वो है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जमाव के कारण बनी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय मैदानों में भी पाई जाती है। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पोटास से समृद्ध होता है और फॉस्फोरस में निम्न होता है। देश के पश्चिम से पूर्व की ओर रेत की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के जलोढ़ मिट्टी होता है। एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे भांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी भांगर जो है वो कैल्शियम युक्त सांद्रता इसमें होता है, यानी इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है लेकिन ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए भांगर मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहा जाता है यह कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह अधिक उपजाऊ होता है। खादर की रंग हल्के भूरे से लेकर के राख जैसे भूरे रंग तक का होता है। काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है। कपास को 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी लावा के विस्फोट के कारण बनती है। काली मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी भाग यानी डक्कन ट्रैप में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी प्रकृति में चिकनी होती है, इसमें अत्यंत महीन पदार्थ होते हैं। काली मिट्टी में स्वजुताई की विशेषताएं होती है। यह सूखने पर इसमें दरार पड़ती है और गीली होने पर काली मिट्टी जो है वो चिपचिपी हो जाती है।
काली मिट्टी में अपारगम्य यानी पानी आसानी से रिसता नहीं है। काली मिट्टी में आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम, चूना, एल्यूमिना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फेट की कमी होती है। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी या पीली मिट्टी का निर्माण कायांतरित चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। लाल मिट्टी क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होता है और विशेष रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के पिडमोंट क्षेत्र में पाया जाता है। लाल मिट्टी भीगने पर पीला हो जाता है। लौह ऑक्साइड जो इसे लाल रंग देता है, हाइड्रेटेड अवस्था में बदल जाता है जो पीले रंग का दिखाई देता है। निछालन यानी लीचिंग। निछालन क्या होता है? मिट्टी के महत्वपूर्ण खनिज या तो बह जाते हैं या भूमिगत हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को निछालन कहते हैं। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट नाम जो है वो लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। लैटेराइट मिट्टी को गहरी लाल मिट्टी भी माना जाता है। लैटेराइट मिट्टी तीव्र निछालन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनती है जहां सिलिका जैसे महत्वपूर्ण खनिज जो है वो पानी के साथ बह जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल लैटेराइट मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाती है। ये क्षेत्र काजू की फसल उगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। लैटेराइट मिट्टी में काजू की फसल जो है बहुत अच्छे से होती है। लैटेराइट मिट्टी चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए भी उपयुक्त है। लैटेराइट मिट्टी कर्नाटक में पाई जाती है जहाँ पे चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। सामान्यतः सभी भारतीय मिट्टियों में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। अब है शुष्क यानी एरिड। एरिड सॉइल। शुष्क मिट्टी का रंग लाल से भूरे तक होता है। शुष्क मिट्टी जो है वो आमतौर पर रेतीली और खारी प्रकृति का होता है। इसमें वाष्पीकरण की दर वर्षण की दर से अधिक होता है। शुष्क मिट्टी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। निचली सतह में कंकर परत का निर्माण पानी के संचरण को रोकता है। दलदली या पीट मिट्टी। दलदली या पीट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदली मिट्टी जल भराव वाले क्षेत्रों में विकसित होता है जहां सड़ती हुई वनस्पति के कारण कार्बनिक पदार्थों का संचय अधिक होता है। दलदली मिट्टी उच्च आर्द्रता और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी देखा जाता है। लवणीय मिट्टी जो जिप्सम से उपचारित किया जाता है। लवणीय मिट्टी जो है उसको जिप्सम से उपचारित किया जाता है और अम्लीय मिट्टी जो है उसको चूने से उपचारित किया जाता है। अब बात करते हैं रेगिस्तानी मिट्टी की। रेगिस्तानी मिट्टी की बात करें तो रेगिस्तानी मिट्टी जो है वो शुष्क रेतीली होती है और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा इसमें कम होती है। रेगिस्तानी मिट्टी अत्यधिक शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी अधिक अम्लीय होती है और इसमें खनिज पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। पर्वतीय मिट्टी जैविक पदार्थों से समृद्ध होती है, यानी पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। लोएस। लोएस एक प्रकार की मिट्टी है जो गाद और धूल से बनी होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मिट्टी के लिए कुछ पोषक तत्व जो है वो आवश्यक होते हैं, तो जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, अगर कम चाहिए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो मिट्टी में ज़्यादा क्या क्या होना चाहिए? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो मिट्टी में ज़्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम।
मिट्टी में कम मात्रा में होना चाहिए क्लोरीन, फेरस, बोरॉन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम। मिट्टी में कम मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो है क्लोरीन, फेरस, बोरॉन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम। यूएसडीए संयुक्त राज्य कृषि विभाग ने मृदा वर्गीकरण प्रणाली किया, तो इसने कहा कि एंटी सोल मिट्टी होता है। एंटी सोल यह कमज़ोर रूप से विकसित मिट्टी होती है। एंटी सोल मिट्टी जो है यह कमज़ोर रूप से विकसित मिट्टी होती है। इनसेप्टी सोल मिट्टी क्या होता है? इनसेप्टी सोल मिट्टी हाल ही में बनी मिट्टी जिसे अच्छी तरह से विकसित क्षितिज की कमी होती है और आमतौर पर रेत के असंगठित नदी और समुद्र तट तलछट पर पाई जाती है। भारत में यह सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इनसेप्टी सोल मिट्टी। वर्टिसोल मिट्टी यह मिट्टी चिकनी होती है और गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। इन्हें उल्टी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यह नाम लैटिन शब्द बटेर से आया है। इसका अर्थ होता है उल्टा करना। वर्टिसोल का उदाहरण है काली मिट्टी। वर्टिसोल का उदाहरण है काली मिट्टी। अब है अल्फीसोल। अल्फीसोल मिट्टी क्या होता है? अल्फीसोल मिट्टी एक प्रकार की मिट्टी है जो खनिजों से भरपूर होती है और आर्द्र और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑक्सीसोल मिट्टी। ऑक्सीसोल मिट्टी की बात करें तो ऑक्सीसोल जो है वो अत्यधिक अपक्षयित मिट्टी है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जेलीसोल मिट्टी। जेलीसोल ऐसी मिट्टी है जिसमें मिट्टी के तहत 2 मीटर के भीतर अस्थायी रूप से जमी हुई परत होता है। जेलीसोल एक ऐसी मिट्टी है जिसमें मिट्टी के सतह के 2 मीटर के भीतर अस्थायी रूप से जमी हुई परत होता है। हिस्टोसोल। हिस्टोसोल ऐसी मिट्टी होती है जो ज़्यादातर कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है जैसे पीट और कीचड़। हिस्टोसोल मिट्टी जो है वो दलदलों जैसे आर्द्र भूमि में पाई जाती है। अब बात करते हैं मृदा अपर्दन और मृदा संरक्षण। मृदा अपर्दन क्या होता है? मृदा आवरण का क्षरण और उसके बाद उसका बह जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन निम्नलिखित कारणों से संभव है। जल के कारण मृदा अपर्दन। तो जल के कारण जो मृदा अपर्दन होता है वो 2 तरह से, एक तो परत अपर्दन और दूसरा बड़ी अवनालिका अपर्दन। परत अपर्दन जिसे सीट इरोजन और बड़ी अवनालिका अपर्दन जिसे गली इरोजन कहते हैं। परत अपर्दन जब भारी बारिश के कारण ऊपरी मिट्टी जो बह जाती है उसी को परत अपर्दन कहते हैं। और बड़ी अवनालिका अपर्दन जो है यह एक अस्थायी प्रक्रिया है जब सतही जल अपवाह मिट्टी को गहराई से काटता है और उसे जल निकासी लाइनों के साथ बहा ले जाता है। इसे बड़ी अवनालिका अपर्दन कहते हैं। मृदा संरक्षण के कुछ उपाय हैं जैसे समोच्च जुताई। सीमांत, ढलान वाली और पहाड़ी भूमि के लिए भूमि प्रबंधन पद्धति जहां मिट्टी की उत्पादकता बहुत कम है वहां होनी चाहिए। इसमें भूदृश्य की प्राकृतिक ऊंचाइयों के साथ पत्थर की रेखाओं को रखना शामिल है। पलवार या मल्चिंग क्या है? तो पौधों की सामग्री जैसे पत्तियां, घास, फसल अवशेष आदि के साथ ऊपरी मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया को पलवार या मल्चिंग कहते हैं। आश्रय पट्टी या शेल्टर बेल्ट क्या है? आश्रय पट्टी या शेल्टर बेल्ट क्या है? इसमें क्षेत्र के एक तरफ पेड़ों की कतारें लगाना शामिल है जो हवा को मिट्टी को नष्ट करने से रोकता है। जब हम खेत में एक तरफ पेड़ों की कतारें लगा देते हैं तो इसको आश्रय पट्टी या शेल्टर बेल्ट कहते हैं। सीढ़ीदार खेती क्या है? यह फसल उगाने के लिए पहाड़ी या पर्वतीय परिदृश्य से समतल क्षेत्रों को काटने की प्रथा है। ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में यह प्रचलित है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ उत्तर पूर्वी प्रांत। इसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। पट्टीदार खेती यह एक प्रकार की खेती है जिसमें खेतों को लंबी सर्करी पट्टियों में विभाजित किया जाता है और एक चक्र प्रणाली में फसलों को बारी बारी से उगाया जाता है। इसी को स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। अब है कृषि। कृषि यानी एग्रीकल्चर।
खेती के प्रकार, तो सबसे पहला है आदिम निर्वाह खेती यानी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यह क्या होता है आदिम निर्वाह खेती? यह छोटे छोटे भूखंडों पर पारंपरिक औजार जैसे खुरपी, दाव, खुदाई करने वाली लकड़ियां परिवार समुदाय की सहायता से की जाती है। इस प्रकार की खेती मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है आदिम निर्वाह खेती। आदिम निर्वाह खेती को झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। गहन निर्वाह खेती क्या है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यह उन क्षेत्रों में की जाती है, गहन निर्वाह खेती जो है वह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जमीन पर जनसंख्या का दबाव बड़ा होता है। गहन निर्वाह खेती श्रम प्रधान खेती है जहां अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक इनपुट और सिंचाई की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। उत्तराधिकार के अधिकार के कारण लगातार पीढ़ियों के बीच जमीन का बंटवारा होने से जमीन का आकार आर्थिक रूप से कम अलाभकारी हो गया है। वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती क्या होता है? वाणिज्यिक खेती इस प्रकार की खेती में एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य उत्पादन को बाजार में बेचना होता है। उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और रोगनाशक आदि जैसे आधुनिक उत्पाद की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। बागानी खेती। बागानी खेती इसमें उत्पादन और लाभ को अधिकतम करने के लिए भूमि के बड़े क्षेत्रों पर खेती की जाती है। उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि। ट्रक खेती क्या होती है? ट्रक खेती वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियां में विशेषज्ञता रखते हैं, उसी को ट्रक खेती कहते हैं। मिश्रित खेती। मिश्रित खेती क्या होती है? इसमें एक ही खेत पर फसलें उगाना और पशुपालन करना शामिल है। इस तरह की खेती किसानों को स्थिर आय उत्पन्न करने में मदद कर सकती है। मिश्रित फसल बनाम अंतर फसल। मिक्स्ड फार्मिंग और इंटरक्रॉपिंग में अंतर क्या है? तो मिश्रित फसल तब होती है जब दो या दो से अधिक फसलें एक ही जमीन पर किसी खास पैटर्न का पालन किए बिना उगाई जाती है। अंतर फसल क्या होती है? अंतर फसल तब होती है जब दो या दो से अधिक फसलें एक ही जमीन पर एक ही खास पैटर्न का पालन करते हुए उगाई जाती है। मिश्रित फसल जो है वो बुआई से पहले दो अलग अलग फसलों के बीजों को मिलाया जाता है। अंतर फसल में बीजों को मिलाया नहीं जाता है और उन्हें पंक्तिबद्ध तरीके से उगाया जाता है। मिश्रित फसल से फसल खराब होने का जोखिम कम होता है, लेकिन अंतर फसल इसमें जमीन की उत्पादकता बढ़ती है। अब है विभिन्न फसल ऋतु। तो एक होता है खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी फसल, तीसरा जायद। खरीफ फसल का बुआई जुलाई में होता है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होता है। खरीफ फसल को मानसून की फसल के रूप में भी जाना जाता है। खरीफ फसल के उदाहरण हैं चावल, गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। चावल, गन्ना, जूट। चावल जो है वो खरीफ फसल है, गन्ना खरीफ फसल, जूट खरीफ, कपास खरीफ फसल है, तंबाकू खरीफ फसल, मक्का खरीफ फसल, सोयाबीन भी खरीफ फसल है, मूंगफली खरीफ फसल है। रबी फसल। रबी फसल की बुआई अक्टूबर में, कटाई अप्रैल में होती है। सर्दियों की बारिश ऐसी फसलों के लिए फायदेमंद होती है। रबी फसल में आते हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर, रेपसीड, अरंडी। जायद फसल। छोटी फसल का मौसम होता है जायद फसल। जायद फसल का कटाई मई में और जून के बीच में होता है। जायद फसल में आते हैं तरबूज, खरबूजा, खीरा, चारा फसलें आदि। कुछ प्रमुख फसलें के बारे में बात करें तो भारत में सबसे अधिक खपत किए जाने वाले मुख्य खाद्य फसलें क्या है? चावल और गेहूं। तो बात करते हैं चावल के बारे में। प्रसंस्करण से पहले चावल को धान के नाम से जाना जाता है।
चीन के बाद भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का। चावल को दलदली क्षेत्रों में बोया जाता है। बैक्टीरिया द्वारा चावल के खेतों में पानी भरने से मीथेन और अन्य गैसें निकलती है। चावल के लिए उच्च तापमान और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए और वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। पूर्वी भारत में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में चावल उगाने के 3 मौसम है, औस, अमन और बोरो। पश्चिम बंगाल में चावल उगाने के 3 मौसम है, औस, अमन और बोरो। बात करते गेहूं के लिए बारिश की आवश्यकता जो है वो 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। गेहूं के लिए बारिश की आवश्यकता जो है वो 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। गन्ना के लिए आवश्यक तापमान कितना है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। गन्ना के लिए आवश्यक वर्षा कितना है? 75 से 100 सेंटीमीटर। चाय जो है वो अम्लीय, उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में उगाई जाती है, जिससे उच्च कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो ह्यूमस से भरपूर होते हैं। यानी चाय जो है वो लैटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है। चाय के पौधा छाया में अच्छी तरह से उगते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन के बाद भारत और भारत के बाद केन्या। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। अब बात करते हैं दलहनी फसलें यानी जिसको लेग्यूमिनस क्रॉप्स भी कहा जाता है। भारत दलहनी फसलों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है। दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो इन पौधों की जड़ों में रहते हैं। राइजोबियम जीवाणु जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं, जिससे पौधे पोषक तत्व के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दालें, राजमा, सोयाबीन, ये सब आदि में पाए जाते हैं। राजमा के पौधों की जड़ों में कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मौजूद नहीं होता है। सोयाबीन का शीर्ष उत्पादक जो है वो कौन है? मध्य प्रदेश। मोटे अनाज यानी मिलेट्स की बात करें तो मोटे अनाज को सुपर फूड या श्री अन्न के रूप में भी जाना जाता है। मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो राजस्थान है। मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी, ज्वार आदि आते हैं। रागी को फिंगर मिलेट्स और ज्वार को सोरघम कहते हैं। तिलहन, चीन के बाद भारत तिलहनों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? गुजरात। तिलहन जैसे मूंगफली, नारियल, सरसों, तिल, कपास के बीज, सोयाबीन आदि। बागवानी फसलें की बात करें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। बागवानी फसलें वे पौधे हैं जिन्हें भोजन, दवा, सुगंध या सौंदर्य के लिए उगाया जाता है। इनमें फल, सब्जियां, सजावटी पौधे और बहुत कुछ शामिल है। भारत दुनिया की 13% सब्जियां पैदा करता है। यह स्वर्ण क्रांति से जुड़ा हुआ, बागवानी फसलें जो है वो स्वर्ण क्रांति से जुड़ा हुआ है। कॉफ़ी, फूल की बारिश जिसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम जो है वो कॉफ़ी की वृद्धि में मदद करता है। कॉफ़ी के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? लैटेराइट मिट्टी। दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है ब्राज़ील का। ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक में कॉफ़ी उगाया जाता है बाबा बुदन हिल्स पर। 2008 के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया की 3.2% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कॉफ़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर पूर्व राज्यों के पश्चिमी घाटों में उगाई जाती है। कॉफ़ी के पौधों की कुछ व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली किस्में हैं अरेबिका कॉफ़ी, लिबरिका कॉफ़ी, रोबस्टा कॉफ़ी। अरेबिका कॉफ़ी, लिबरिका कॉफ़ी, रोबस्टा कॉफ़ी। कुछ रेशे वाली फसलें हैं जिसे फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। तो पहला है कपास की खेती काली मिट्टी पर की जाती है। कपास एक रेशे वाली फसल है और इसे सिल्वर फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। सिल्वर फाइबर के नाम से जाना जाता है कपास को पकने में 210 पाला रहित दिन या 6 से 8 महीने लगते हैं।
जूट। जूट रेशे वाली फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा उत्पादक जूट का भारत में कौन है? पश्चिम बंगाल। और दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है बांग्लादेश। नॉर्थ वेस्टर को जूट की वृद्धि के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि वे भारी वर्षा लाते हैं, जो जूट की खेती के शुरुआती चरणों के लिए महत्वपूर्ण है। नॉर्थ वेस्टर जो है वह जूट की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भांग। भांग यह एक तेजी से बढ़ने वाला वार्षिक पौधा है, जिसकी खेती इसके मजबूत, टिकाऊ और प्राकृतिक तने रेशों के लिए की जाती है। रेशम। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम की कीड़ों के कोकून से आता है, जिन्हें सेरीकल्चर नामक प्रक्रिया में पाला जाता है। रेशम एक पशु फाइबर है और सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर में से एक है। सिंचाई के प्रकार। सिंचाई जो है वो सिंचाई फसल, लॉन और पौधों के उगाने के लिए भूमि को पानी की आपूर्ति करने की प्रक्रिया है। तो सिंचाई जो है वो सतही सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, उपसतही सिंचाई और नहर सिंचाई के माध्यम से की जाती है। अब है कुछ कृषि क्रांतियाँ। कृषि क्रांति की बात करें तो क्रांति जो है वो विभिन्न प्रकार के हुए। पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है वो सबसे पहले मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में शुरू हुआ। हरित क्रांति सबसे पहले मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में शुरू हुआ 1940 से 1960 के बीच में। हरित क्रांति शब्द को विलियम एस गॉड ने दिया था। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम एस गॉड ने। हरित क्रांति के जनक विश्व में माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिका के हैं। नॉर्मन बोरलॉग को गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों के विकास में उनके कार्य के लिए 1970 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। हरित क्रांति के भारत में जनक किन्हें माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। भारत में हरित क्रांति के चरण। भारत में हरित क्रांति के 2 चरण हुए। बात करते हैं पहला चरण का। भारत में हरित क्रांति जो है वो पहला चरण में आया 1960 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक। भारत में हरित क्रांति जो है वो शुरू हुआ 1960 से 1970 ईस्वी तक। पहला चरण जब वह उच्च उपज वाली बीज का उपयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिल जैसे समृद्ध राज्यों तक सीमित था, यह चावल और गेहूं तक ही सीमित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 ईस्वी में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना की गई। CACP की स्थापना 1965 ईस्वी में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया और FCI की भी स्थापना 1965 ईस्वी में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी ने भारत में हरित क्रांति की प्रगति को चिन्हित करने के लिए गेहूं क्रांति नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया। हरित क्रांति से पहले PL 480 योजना के तहत भारत में मैक्सिको, अमेरिका से गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्में के बीज आयात होता था। IR8 क्या है? IR8 चमत्कारी चावल है। यह चावल की उच्च उपज देने वाली किस्म है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान IRI ने विकसित किया था और जिसे फिलीपींस तथा भारत में पेश किया गया था। गेहूं क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? डॉक्टर DS अठवाल। ये गेहूं क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर DS अठवाल। DS अठवाल उन्होंने 1967 ईस्वी में कल्याण सोना के नाम से गेहूं की एक नई किस्म विकसित की। हरित क्रांति का दूसरा चरण जो है वो भारत में कब शुरू हुआ? 1970 से 1980 के बीच। दूसरा चरण वह था जब HYV तकनीक अधिक राज्यों और फसल तक फैल गई। इस चरण में यानी हरित क्रांति का दूसरा चरण में कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने तथा कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरा चरण खाद्य उत्पादन बढ़ाने और खाद्य आयात पर निर्भरता कम करने में सफल रहा। दूसरी हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय बिहार के पटना में स्थित है। हरित क्रांति की कमियां।
गहन सिंचाई पद्धतियों ने कई क्षेत्रों में भूजल स्तर को कम कर दिया। रासायनिक उर्वरकों, विशेष रूप से नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के व्यापक उपयोग के कारण मिट्टी की क्षारीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे मिट्टी का पीएच स्तर जो है वो बढ़ गया। इससे यानी हरित क्रांति से बड़े भूस्वामियों वाले किसानों और समृद्ध किसानों तथा छोटे और सीमांत किसानों में असमान रूप से लाभान्वित होने वाले धनिक किसानों के बीच असमानता बढ़ गई। हरित क्रांति से उन किसानों को बड़ा फायदा हुआ जिनके पास जमीन, पूंजी और तकनीक तक पहुंच थी, और इससे कई मामलों में काश्तकारों का विस्थापन भी हुआ। जीएम फसलें यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड फसलें। जीएम फसलें वे फसलें या पौधे हैं जिनके डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके संशोधित किया गया है। उदाहरण के लिए बीटी बैंगन, बीटी कॉटन। भारत में कुछ और महत्वपूर्ण कृषि क्रांति है, जैसे काली क्रांति। काली क्रांति जुड़ी हुई है पेट्रोलियम से। नीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? मछली से। भूरी क्रांति संबंधित है चमड़ा उद्योग से। स्वर्णिम क्रांति फल और शहद से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। रजत क्रांति जो है वो अंडा एवं कुक्कुट पालन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है वो दूध और दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है वो तिलहन से संबंधित है। सदा हरित क्रांति जो है वो समग्र विकास से संबंधित है। अब बात करते हैं नीली क्रांति की। नीली क्रांति के जनक कौन थे? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। नीली क्रांति के जनक थे हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। नीली क्रांति मछली उत्पादन और जलीय कृषि को टिकाऊ तरीकों से बढ़ाने का एक कार्यक्रम था। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति का शुभारंभ 1970 ईस्वी में अमूल के नेतृत्व में किया गया था। अमूल जो है वो गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ के स्वामित्व वाला एक ब्रांड है। श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन का ऑटोबायोग्राफी है आई टू हैड अ ड्रीम। एक और है द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। यह किताब है वर्गीज कुरियन का। आई टू हैड अ ड्रीम यह भी किताब है वर्गीज कुरियन का। श्वेत क्रांति भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक डेयरी विकास कार्यक्रम था। पीली क्रांति के पिता हैं सैम पित्रोदा। पीली क्रांति भारत में एक कृषि कार्यक्रम था जिसने खाद्य तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की। विभिन्न प्रकार की खेती, तो सब्जी की खेती को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। रेशम की खेती को बोलते हैं सेरीकल्चर। मधुपालन को बोलते हैं एपीकल्चर। मछली पालन को कहते हैं पीसीकल्चर। फूलों की सजावट को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। जलीय पौधों और जानवरों का पालन को कहते हैं एक्वाकल्चर। अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। पक्षी पालन को कहते हैं एवीकल्चर।